अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। पार्लियामेंट से बज़ाहिर शिकस्त खाने के बाद हुकूमत ने अपनी आइनी तरमीम का मसवदा अब आवाम के सामने लाना शुरू कर दिया है। कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदों और दीगर शहरों से आए बार वकला के नुमाइंदों की एक तकरीब में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वो मसवदा अपने मुबारक हाथों से वकीलों में तकसीम किया, मगर बज़ाहिर अब काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जिनसे बड़ी उम्मीदें थी कि वो अपने 8 वोट पार्लियामेंट में हुकूमत को दे के 2/3 अक्सरियत के साथ ये आइनी तरमीम मंजूर करवा लेंगे, उन्होंने भी अब ये कह दिया है कि हुकूमत का ये आइनी तरमीम का मसवदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया जाता है। कल की वकला की तकरीब में ये एक अहम फ़ैसला हुआ कि वकला और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल और दीगर जो वकला नुमाइंदे हैं वो मिलकर एक कमेटी बनाएं, जिसमें इस आइनी मसवदे के हवाले से अपनी फ़ीडबैक दें, अपनी तजावीज़ दें। और आज पाकिस्तान बार कौंसिल की इमारत में वकला नुमाइंदों का एक इजलास भी हुआ, उस कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हमारे साथ जो मौजूद हैं जनाब अमजद शाह साहब, साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल, वो भी मौजूद थे। हम इनसे बात करते हैं इस आइनी मसवदे के हवाले से और वकला तंजीमों का जो इस वक्त किरदार है और जो हुकूमत की आइनी तरमीम है उस पर इनका क्या मौक़िफ़ है। अमजद शाह साहब, बहुत शुक्रिया मतिउल्लाह जान MJ TV को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि कल जो वकला की तकरीब हुई थी उसमें शायद पहली बार वकला को एतमाद में लिया गया है। आप नहीं समझते कि हुकूमत ने पहले वकला तंजीमों को बाईपास करके बुलडोज करने की कोशिश की थी, और अगर मौलाना फजल रहमान इनकार ना करते तो शायद वकला तंजीमों से भी मुशावरत के बगैर ही आइनी तरमीम मंजूर हो जाती? लगता तो ऐसे ही है। तो फिर कल क्या हुआ कि वकला की तरफ से किसी किस्म का एहतजाज भी नहीं हुआ इस मामले पे, और फिर कल जो ड्राफ्ट शेयर किया गया वज़ीर कानून की तरफ से, आपने उसे मतलब बड़ी खुशी से कबूल किया और अब इस पे आप अपनी तजावीज़ भी देने जा रहे हैं। आपके ख़्याल में वज़ीर कानून के पास कोई कल जवाज़ था अपने इस बहुत ताख़ीर से आपसे रब्ता करने पर? इस तरह से है कि जिस वक्त ये आइनी तरमीम हो रही थी और ख़ासकर इतवार वाले दिन जिस वक्त दोनों सेशंस का इजलास बुलाया गया था, जो तरीक़ाकार किया जा रहा था, तो उस पर हम सारों को तशवीश भी हुई और हमने आज़म नज़ीर तारड़ साहब से रब्ता भी किया और हमने कहा कि हम तो बेसिक्स के इसके स्टेक होल्डर्स हैं और ख़ासकर जो जुडिशरी के हवाले से जो अमेंडमेंट्स हैं, तो जो हमें सोशल मीडिया पे जो आपका प्रपोज़ जो आपका ड्राफ्ट हमें मिल रहा है, तो उस पर हमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आ जाता हूँ, आप जिस वक़्त कहें मैं आता हूँ और मैं आके आपको इस पे हम बात कर लेते हैं। तो वो फिर आ गए और हम तमाम हमारे लीगल जो हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो भी सारे मौजूद थे। वहाँ पे जो डिस्कशन हुई वो तो मीडिया पे आपके सब के सामने ही हुई, और उस डिस्कशन के बाद हमसे जो हमने जो उनसे मुतालबात किए थे वो यही थे कि हमारी जो इन मामलात पे जो हमारी रिजर्वेशंस हैं वो हम इन राइटिंग आपको देंगे, डेलिब्रेशन करेंगे इस पर और हम इन राइटिंग आपको देंगे, और अगर आपने और जिस वक्त आप अपना वो ड्राफ्ट फाइनल करेंगे तो आप उसको भी हमारे साथ शेयर करेंगे। तो ये जो तरीक़ाकार था, और ये बात अलग है कि वो करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो सकी, और उसके बाद ये जो सारी सूरत हाल है ये पैदा हुई। लेकिन ये क्योंकि आइनी अमेंडमेंट है और आइनी अमेंडमेंट में हम अगर अपना रोल किसी भी तरह इनपुट दे सकें तो मेरा ख्याल है ये बेहतर है, चाहे देर आए दुरुस्त आयद वाली बात है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे ड्यूटी है हम उसे अपनी पूरी करें। अच्छा अमजद शाह साहब, एक तासुर ये है कि तमाम वकला तंजीमों और ख़ासकर वकला तंजीमों के जो अहदेदार हैं उनका तो मफाद जुड़ा है इस आइनी तरमीम से, क्योंकि नई आइनी अदालत बनने जा रही है, बड़ी तादाद में जजों की तैनातियाँ होनी हैं और वकला की बड़ी तवक्कुआत हैं और सारे अपना CV लेके फिर रहे हैं, मखसूस ख़ास तौर पे अहदेदारान भी, कि वो जज बन जाएँ या आइनी अदालत में लग जाएँ। तो क्या सिर्फ वकला से मुशावरत करना
काफ़ी होगी, या आप समझते हैं कि आईनी तरमीम को 25 अक्टूबर के बाद भी जो है मंजूर करवाया जा सकता है, या इस पर पार्लियामेंट काम कर सकती है? देखें, आईनी अमेंडमेंट तो उस वक्त ही मंजूर होगी जब उसकी जो रिक्वायर्ड नंबर हैं वो पूरे होंगे, चाहे वो 25 अक्टूबर से पहले हों, चाहे 25 अक्टूबर के बाद हों। आपके सवाल का जो मकसद मैं समझाऊँ वो ये है कि शायद आप समझते हैं कि ये आईनी तरमीम किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए की जा रही हैं, तो और हमारा जो मौक़िफ़ है बाहर का वो ये है कि पर्सनल स्पेसिफिक जब भी कोई आईनी या कानूनी तरमीम की जाए वो कभी भी अवामी मफाद में नहीं होती। आपके ख्याल में ये है कि नहीं है पर्सन स्पेसिफिक? मेरा तो ख्याल है कि शायद नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो मैंने ड्राफ्ट पढ़ा है, अगर हम उसको देखें तो अगर ये पर्सन स्पेसिफिक होती तो इसमें काजी फाइसा का नाम लिखा होता? नहीं, इसमें वो लिख देते कि जो सिटिंग वाइस वो है चीफ जस्टिस है वही आईनी उसका सरबराह होगा। और वो 68 साल की जो उम्र की है उससे तो वाज़े हो गया। देखें, 68 साल की उम्र करने से ये कैसे वाज़े हो गया कि ये फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए कर रहे हैं? क्योंकि वो 25 को रिटायर हो रहे हैं। और कितने जजेस हैं? अच्छा, क्या 25 के बाद भी आईनी तरमीम मंजूर हो सकती है और होनी चाहिए इन तमाम शकूक व शुबात को ख़त्म करने के लिए? मैं कहता हूँ कि जिस वक्त भी अगर 25 नवंबर को भी अगर उनके पास नंबर पूरे होते हैं तो होनी चाहिए। अगर 2 साल बाद भी वो उनके पास नंबर पूरे होने हैं तो हो जाती। आईनी तरमीम तो 2/3 मेजॉरिटी से होगी। जब भी 2/3 मेजॉरिटी किसी एक बात पर मुत्तफिक हो जाए तो आईनी तरमीम हो जाएगी। तो आपको शक नहीं होता कि आपके अपने वज़ीर कानून काले कोट के भाई आज़म नज़ीर तारड़ ने आपसे ये आईनी तरमीम का मसवदा छुपाए रखा और सिर्फ कल पार्लियामेंट से नाकाम होने के बाद वकीलों में तकसीम किया बड़ी खुशी से? तो आपको कोई उनके इंटेंशन पे शक नहीं है? आपको कोई जहन में सवाल नहीं आ रहा? और क्या वो उन्होंने जो वज़ीर कानून हैं उन्होंने वकला बरादरी से कोई शर्मिंदगी का इजहार भी नहीं किया कि उनसे ये कोताही हुई है? देखें, आज़म नज़ीर तारड़ साहब बिल्कुल हमारे भाई हैं, हमारे मेंबर हैं, लेकिन वो जो लॉ मिनिस्टर हैं वो नून लीग के लॉ मिनिस्टर हैं। इस बात को हमेशा ज़हन में रखें कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रुकन हैं और उनके वो लॉ मिनिस्टर हैं। वो बार कौंसलों या बार एसोसिएशन के लॉ मिनिस्टर नहीं है, वो हुकूमत के लॉ मिनिस्टर हैं। हमारे साथ उनकी जो इंटरेक्शन है थोड़ी ज़्यादा इसलिए है कि वो हमसे उधर गए हुए हैं, तो लिहाजा हमें उनसे एज आ मिनिस्टर नून लीग का जो एजेंडा है वो उस पर चलेंगे। हमारे साथ जिस वक्त के एजेंडे पे भी चलेंगे और बार कौंसिल के मेंबर भी रहेंगे? नहीं, और रह सकते हैं एज अ मिनिस्टर बार कौंसिल के मेंबर? बिल्कुल रह सकते हैं। अच्छा। फरोग नसीम साहब वाला जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का वो बिल्कुल सामने, और आप आर्टिकल 260 पढ़ लीजिएगा। मतलब उनकी तरजीह नून लीग होगी, बार कौंसिल नहीं होगी, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। उनकी तरजीह जिस वक्त वो असेंबली में बैठेंगे, जिस वक्त एज अ मिनिस्टर होंगे, तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लॉ मिनिस्टर होंगे। जब हमारी बात जो जहाँ तक है, हमारी एक इंडिपेंडेंट इदारा है, हमारा न किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है और ना हमारा कोई इंटरेस्ट है। लेकिन उनका तो है ना, बार कौंसिल के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनका नून लीग से ताल्लुक़ है? नहीं, बार कौंसिल के नुमाइंदे हैं। इस वक्त जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं वो पीपल पार्टी के सेनेटर भी हैं। क्या होना चाहिए ऐसे? लेकिन वो मेंबर है ना हमारे। और मैं नाइक साहब के बारे में आपको बता दूं कि जब से वो वाइस चेयरमैन बने हैं वो बार की बात करेंगे आपसे, वो बार के ओपिनियन की बात करेंगे, वो कभी पीपल पार्टी की ओपिनियन की बात नहीं करेंगे। लेकिन आप समझते हैं कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल फारूक नाइक को पता ही नहीं था यानी मुसवदा क्या है? वो तो आसिफ अली जरदारी साहब के राइट हैंड मैन हैं, पीपल्स पार्टी के पुराने जियाले हैं, साबिक वज़ीर कानून रहे हैं। तो आप कहते हैं कि उनकी भी तरजीह जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ की तरह पहले पीपल्स पार्टी होगी और फिर बार कौंसिल होगी? नहीं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब में और उनके दोनों की ओहदों में फ़र्क है। अच्छा, वो वज़ीर हैं, ये सेनेटर हैं? नहीं, वो भी सेनेटर हैं। हाँ। ये भी सेनेटर हैं। तो फिर? लेकिन इस वक्त ये जो आईनी तरमीम का जो एजेंडा था, अभी मेरे पास, मैं अभी उनकी सरबराही में हमारी मीटिंग थी और उनको वाकई इस बात का कोई पता ना उनसे डिस्कस हुआ था। अच्छा। ना उनसे मुशावरत की गई थी। उनका मौक़िफ़ है या आपका तज्ज़िया है? नहीं, ये उनका मौक़िफ़ भी है। अच्छा। और मुझे उनकी बात पे यकीन भी है। अच्छा। क्योंकि जिस तरह से हमने आज उसको डिस्कशन की उनकी सरबराही में,
तो उनकी डिस्कशन बड़ी पॉजिटिव थी और उनका जो रवैया था उससे भी लग रहा था कि वाकई इनसे ये चीज़ें कोई डिस्कस अच्छा, अब ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जिसके सदर शहजाद शौकत हैं और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल फ़ारूक एच नाइक, इन्होंने आइनी मसवदे के ऊपर जो है फौरी तौर पे रद्द-ए-अमल क्यों नहीं दिया? क्योंकि बहुत सी ख़बरें तो चल रही थी, लेकिन हमने देखा कि ये दोनों बार एसोसिएशनें जो हैं बज़ाहिर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और फ़ारूक एच नाइक साहब जो हुक्मरान इत्तेहाद के भी नुमाइंदे हैं, उनकी मरहून मिन्नत हैं, और वज़ीर कानून साहब जो हैं करोड़ों रुपयों के ऐलान भी कर चुके हैं बार काउंसिलों के लिए, बार एसोसिएशनों के लिए। तो आप लोगों की खामोशी जो है इस आइनी मसवदे के ऊपर वो कोई बेवजह तो नहीं लगती? क्यों खामोश रहे हैं आप अभी तक? नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि कैसे आप ये बात करते हैं कि बार जो है वो खामोश रही हर चीज़ पे। और आप मुझे ये बताएं कि जब भी कोई आइनी अमेंडमेंट होती है बार के साथ डिस्कस होती है। ये वाली अमेंडमेंट जिस तरह से करने की मैंने सबसे पहले आपको कह दिया, कल शौकत शहजाद साहब ने सबसे पहले ये कहा कि ये आइनी अमेंडमेंट का जो करने का तरीक़ाकार था उस पर हमारी रिजर्वेशन है। हमारे वाइस चेयरमैन ने कह दिया कल जो कल जो उन्होंने बोला है वो पार्लियामेंट में शिकस्त खाने के बाद बार एसोसिएशनों को जाग आई है और उन्होंने कहा हम भी ज़रा तफज़ात का इज़हार कर दें। पहले क्यों नहीं रद्द अमल आया? इतनी बड़ी बार की तंजीमें क्यों खामोश रहे? फ़ारूक नाइक साहब क्यों खामोश रहे? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, क्या मसला क्या है? मैं तो नहीं समझता कि वो किसी बदनीति की वजह से खामोश थे या आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उन्हें खामोश कराया था या उन्हें पीपल पार्टी के चेयरमैन साहब के कहने पर फ़ारूक एच नाइक साहब को खामोश कराया गया था। ऐसी कोई बात नहीं थी। ये इंडिपेंडेंट इदारे हैं, ये ना पीपल पार्टी के मरहून मिन्नत हैं, ना उनकी डायरेक्शन लेते हैं, ना नून लीग की डायरेक्शन लेंगे। आप गारंटी दे रहे हैं इस बात ना? हाँ, ना पीटीआई की डायरेक्शन लेंगे, न किसी और जमात की, और किसी दूसरे की तो बिल्कुल ही नहीं लेंगे। तो आप नहीं समझते कि मफादात का टकराव है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भी, बार काउंसिल का भी? आपको नहीं लगता कोई हुकूमत के साथ जो मफादात जुड़े हैं इनके? हमारे मफादात हुकूमत के साथ कौन से? देखे ना, एक तरफ वज़ीर कानून है नून लीग के, दूसरी तरफ फ़ारूक एच नाइक हैं पीपल्स पार्टी के, दोनों पार्टियां हुकूमत में हैं, और तीसरी जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसके ऊपर बड़ा इल्ज़ाम जा रहा है आइनी मसवदा तैयार करने का, उन इस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी कारोबारी जो एक इदारा है DHA, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ जो है अरबों रुपयों का वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर चुका है कि उनके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को डेवलप करके देगा। तो आपको कोई मफादात का टकराव नज़र नहीं आ रहा इस वक्त? आपकी खामोशी की वजह अभी भी नहीं आप समझ? आपका मतलब ये है कि DHA के साथ जो एग्रीमेंट हमने किया है उस एग्रीमेंट की वजह से हम खामोश थे। तो आपके अरबों रुपए के पैसे नहीं लगे? अरबों रुपए के पैसे लगे हैं, तो हमने अगर कोई डेवलपमेंट कराई है तो पैसे दे के कराई है। या तो DHA वालों ने मुफ्त हमें प्लाट दे दिए होते और हम कहते जी कि अब DHA के प्लाट हमने सारे कमर्शियल प्लाट आपने उनके हवाले कर दिए। मेरा मतलब है हमने अगर 100 रुपए का काम था तो 100 रुपए दे के कराया। अच्छा, DHA के अलावा और कोई इस पाकिस्तान में कोई और डेवलपर नहीं है? 500 डेवलपर से हमने बात की, 3 के साथ एग्रीमेंट किया, वो लोग वहां से भाग गए। अच्छा, अब मसला ये है, तो ओपन बिडिंग इनवाइट किया आपने सुप्रीम कोर्ट बार में? जनाब बहुत दफा बहुत कुछ किया है। अच्छा, DHA के अलावा कौन था कंपेटिटर? देखिए मेरी बात सुने, DHA हो गई, FWO आ गई, या कोई और प्राइवेट इदारा हो गया। सुने, मैं और बात करता हूँ। जो ऐसी एक्टिविटीज करने वाले इदारे हैं, जब आप उनसे आपने अगर गंदम लगाई है तो आप कहें मैं अस्करी खाद नहीं डालूंगा। भाई आप किसान हैं, आपने तो सस्ती खाद लेके डालनी है जहां से आपको मिल जाए। आप ये तो नहीं कह सकते, आप मार्केट में गए हैं, मार्केट में एक चीज अवेलेबल है तो वो आपने लेनी है जो आपको फीजिबल होगी उस वक्त। अब मसला ये है कि एज अ कंज्यूमर जो चीज़ हम लेते हैं, मतीउल्लाह जान साहब, हर चीज़ जो है ना, हर चीज़ उसमें आप सियासत को ना लाया करें। DHA के साथ हमारा कोई ऐसा सौदा नहीं, ऐसा कुछ सौदा नहीं हुआ कि जी हम अपनी कोई ओपिनियन को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। जिन लोगों ने हमने मार्केट में देखे ना, लेकिन हो सकता है आपके जो कायदीन हैं सुप्रीम कोर्ट जो माजी में रहे हैं उनका कोई हुआ हो, कोई मामला तय हो। मैं कहता हूँ कि वकीलों का कोई कायद 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं कर सकता। अच्छा, एक सवाल करूँ, बुरा ना मनाइएगा, आसमा जहांगीर जिंदा होती तो DHA से MOU करती?
क्यों ना करती? अच्छा, हालात ही ऐसे थे कि करती। क्या हालात कैसे इतने ख़राब हो गए? यकीनन ख़राब थे। आज 14 साल हो गए हैं ये काम पड़ा हुआ है, तो काम तो करना है ना। अच्छा हाँ, आसमा जहांगीर होती तो वो क्या कहती कि मैं इंडिया में ये बनाऊंगी। अच्छा, नहीं आप ये वाकई ये कह रहे हैं। और हाँ, अली अहमद कुर्द ने आसमा जहांगीर ग्रुप को छोड़ दिया, आपको पता है इस बात का? 2 दिन पहले उन्होंने कहा मैं आसमा जहांगीर ग्रुप, अब ये वो आसमा जहांगीर ग्रुप नहीं रहा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अली अहमद कुर्द को जानते होंगे ना, जो वकला तहरीक के रुए रवा हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे बड़े भाई हैं। अब नहीं रहे, वो कहते हैं आपके ग्रुप में वो है ही नहीं। जी, मैं कहता हूँ कि वो किसी के भी ग्रुप में ना हो तब भी हमारे बड़े हैं, और वो कई दफ़ा कभी इस ग्रुप में कभी उस ग्रुप में रहे हैं। अच्छा। और वो हमारे बड़े भाई हैं, वो जिस ग्रुप में भी हों हमारे लीडर हैं, हमारे लिए मोहतरम है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि अली अहमद कुर्द का फैसला दुरुस्त था? नहीं, अली अहमद कुर्द साहब ने जिस तरह किया है वो जाने, और उनके काम, मैं समझता हूँ कि फ़ैसला दुरुस्त नहीं था। अच्छा, अब आखिर में बता दें, ये जो वफाकी आइनी अदालत बनाई जा रही है, ये ज़ाहिर बात है तजवीज़ है अभी, तो आप लोग इसके हक़ में हैं? सुप्रीम कोर्ट वाकई जो है इसको अब इसके ऊपर एक आइनी अदालत बन जानी चाहिए? हम इस फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इसके बिल्कुल हक़ में है। रहेगी बात जिस तरह बनाई जा रही है और उसमें हम अमेंडमेंट सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब प्रिंसिपली आइनी अदालत बनाने पर हमारा इख्तलाफ नहीं है, लेकिन उसकी कंपोजिशन, उसकी जो तरीक़ा कार किया जा रहा है उस पर हमें रिजर्वेशंस थी, वो हम उन्हें अपनी इन राइटिंग वो दे देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब 25 अक्टूबर को आइनी तौर पे रिटायर हो जाएंगे, तो आप उनके दौर को कैसे याद करते हैं, और आप समझते हैं कि वो आइनी अदालत की सरबराही के लिए भी क्वालिफाई करते हैं? देखें, आइनी अदालत की सरबराही के लिए वो क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते, ये तो उस प्रोसेस ने जो अपॉइंटमेंट वाला है उन लोगों ने देखना है, और उन्हीं को ही ये काम करना चाहिए जिनको हवाले होगा आइन के मुताबिक। एक बात। दूसरी बात ये है कि फ़ाइज़ ईसा साहब एक पार्टी के, हमारा बड़ी बदनसीबी है ये कि जिस वक्त भी जिस पार्टी के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया दूसरों ने गालियाँ दी, जुलूस निकाले, और हमारे सारे सिस्टम को ना अनारकी की तरफ ले जाया जा रहा है। और ये बड़ा आसान हो गया है कि जो जज आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला करे आप रोड पे आके उसको गालियाँ दें। ये महज़ब माशरों का तरीक़ा कार नहीं है। जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी कभी एक जज के पीछे पड़ जाती है, फिर कल उसी की तारीफ़ें कर रहे होते हैं, फिर उसको गालियाँ दे रहे होते हैं, तो ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्ले के निशान के फ़ैसले के हवाले से आप मुहज़्ज़ब अल्फाज में क्या राय रखते हैं? बल्ले के निशान के हवाले से मैं कानून और इलेक्शन रूल्स के मुताबिक ये समझता हूँ कि बल्ले का निशान बिल्कुल ठीक लिया गया था। उस पे जो हाई कोर्ट का फ़ैसला था, पेशावर हाई कोर्ट का, वो बिल्कुल कानून के मुताबिक था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी डेलिब्रेशन की और फैसला किया, बिल्कुल ठीक था। आप सियासी बुनियादों पे कह रहे हैं कि बड़ा ज़्यादती हो गई, लेकिन तो सुने ना, मुझे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें तरीक़ा कार दिया गया है कि आपने किस तरह से अपना सदर मुंतखब करना है, हर 5 साल के बाद, नहीं करेंगे तो ये सज़ा होगी। अब रह गई बात ये कि बाकियों ने तो अपने कानून ही ऐसे बनाए हुए हैं। पीपल पार्टी का देख लें, नून लीग का देख लें, मौलाना फजल रहमान साहब का देख लें, उनकी जो मजलिस आमला होती है ना, जो एग्जेक्टिव या उनकी जो एक बॉडी उन्होंने बनाई हुई है, वो फैसला करती है। पीटीआई को बनाने वाले लोग जो थे, उन्होंने इसे ज़्यादा अवामी बनाने के लिए तमाम मेंबरान को वोट का हक़ दे दिया कि वो उसके लिए देंगे। उनके 8 लाख मेंबर थे। अब 8 लाख मेंबरों पर का इलेक्शन कराना फेयर और ट्रांसपेरेंट, जब उन्होंने पहला इलेक्शन कराया, उनके इलेक्शन कमिश्नर थे वजीउद्दीन साहब। वजीउद्दीन साहब को फिर उन्होंने निकाल ही दिया, क्योंकि उन्होंने कहा ये इलेक्शन ठीक नहीं हो रहा। तो उनकी पार्टी के इलेक्शन शुरू से ही मुतनाज़ा थे। उनका अपना इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहा था, सुने ना, अंदरूनी मामला नहीं होता, अंदरूनी मामला होता है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये वाला सवाल मुझसे इसलिए ना करें
कि ये उनका अंदरूनी मामला है और वो कानून के मुताबिक जो इदारे हैं उन्होंने फैसले करने। लेकिन इससे एक पूरी पार्टी डिसइनफ्रेंचाइज नहीं होगी, लोग उनसे निशान जो छीना गया, उनको पार्टी का शनाख्त भी उनसे छीन ली गई। और इलेक्शंस आपके ख्याल में ये फेयर हुए हैं जो सलूक PTI के साथ हुआ है 2024 के इलेक्शन में? क्या ये साफ शफाफ इंतखाबात थे? साफ शफाफ इलेक्शनों का तो हम 70 साल से देख रहे हैं कि ये मसला है। मैं आपकी मिसाल देता हूँ। आप ये तीसरी मंजिल पे चढ़ के ऊपर से छलांग मार दें, आपकी टांग टूट जाए, सारे कहें जी बड़ी जुल्म हो गया जी, मतीउल्ला जान की टांग टूट गई है। ओ भाई, मतीउल्ला जान तीसरी मंजिल से छलांग न लगाए ना। मतलब जो जिस बंदे ने गलती की है, उस गलती की जो उसे सज़ा मिली है, उसको आप इस बुनियाद पे ना कहें कि सारे लोगों, वो तो सारे जो पीपल पार्टी, जो उनकी पार्टी के वर्कर्स थे या उनके जो लोग उनसे वाबस्ता थे, उनके साथ ज्यादती तो उनके अपनी लीडरशिप ने की। नहीं, लेकिन एक टांग टूटी हो तो आप सारी टांगे बाजू में तोड़ देंगे? नहीं, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अब तस्लीम किया है 11 जजों ने कि इलेक्शन कमीशन ने उनके फैसले की गलत तशरीह की है, और फिर माले गनीमत जो है हुक्मरान इत्तेहाद को देने का जो फैसला था हाई कोर्ट का, इलेक्शन कमीशन, क्या वो दुरुस्त था? वो फैसला आ गया ना? नहीं, आपके ख्याल में दुरुस्त फैसला? मैं कहता हूँ कि फैसला आ गया, गलत था तो गलत साबित। अब उस फैसले पे अमल होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। भाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आर्टिकल 189 के तहत तमाम आर्गन ऑफ द स्टेट पाबंद हैं उसके, तो उस पे अमल दरामद। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये आईनी मसवदे में तरमीम की कोशिश हो रही है, ये 2024 के इंतखाबात हुए, क्या इस सब के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है? मुझे अब इसका तो ये सवाल आपने पूछ लिया, मुझे ये बता दें 1947 से लेके 2024 तक कोई एक इलेक्शन मुझे बता दें जिसके पीछे वो नहीं थे। लेकिन मैं तो आप आज की तारीख में, आज की तारीख में अब इसलिए ना पूछे कि 70 साल से अब आपका रवाज बन गया। नहीं, ऐसे आप क्या कह रहे हैं? तो 70 साल से वकला तंजीमें आप सब नाकाम हैं? नहीं, हम लोग तो आप लोग अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं? नहीं, हमारा देखें, हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है हम, लेकिन बार कौंसिल हैं, बार एसोसिएशन, वकला तहरीक चलाते रहे हैं, जनरल मुशर्रफ को निकाल भगाया आपने, अब आप कहते हैं पार्टी नहीं है, तो अब आज की सूरत हाल क्या है? हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हमारा किरदार सिर्फ इतना है कि जहाँ पर भी आइन और कानून की वायलेशन होगी, जहाँ पर भी ट्राइकॉटमी ऑफ पावर जो आइन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी वायलेशन अभी हो रही है या नहीं हो रही? किस चीज़ की हो रही है कि नहीं हो रही? आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही? क्या एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है? फिर आप कहते हैं 70 साल से हो रही है, आज हो रही है या नहीं? फिर वही बात है, मैंने कब कहा कि नहीं हो रही? नहीं, आप कहें ना कि एस्टैब्लिशमेंट जिम्मेदार है जो कुछ भी हो रहा है। अदालतों में 6 जजों को जिससे हरासा किया गया, ख़त लिखे गए, उसके ऊपर भी आपकी बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन खामोश रही, और बल्कि एक हुकूमती कमीशन के जरिए आप इंक्वायरी की बात करते रहे। मुझे ये बताएं, आप मुझसे ओपिनियन ले रहे हैं? ओपिनियन? या मुझे आप कह रहे हैं कि मैं जो आप कहते हैं मैं कहता हूँ ठीक? नहीं, आप ओपिनियन देंगे। नहीं, मुझे लगता तो ये है कि जो तरीका है आपका, जो सवाल आपने खत लिखा है, उस खत के बारे में आपकी क्या राय है? चलें छोड़ें। मैं कहता हूँ कि उस खत के बारे में बिल्कुल मेरी राय ये है कि अगर उनके साथ ज्यादती हुई है, अगर हुई है, फिर वही बात है, हुई है तो उनका जो उन्होंने खत लिखा है उस पर वो कार्रवाई के लिए उन्होंने लिख दिया है। अगर वो नहीं हो रही तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अख्तियार तो उनके पास है ना, वो ले लें, खुद लेके कार्रवाई करें। आखिर में सर ये बताएं, इधर भी कर सकते हैं उनके पास। देखे ना, एक जज है, उसको किसी ने थ्रेट किया है तो उसके पास अपना जो अख्तियार है तो वो किसी और को बुलाएगा। अच्छा, वो खुद क्यों नहीं इस्तेमाल करता? अच्छा, क्योंकि चारों हाई कोर्ट्स में जब ये वाक़यात हो रहे हैं तो फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, सुओ मोटो। तो पहले तो 4 हाई कोर्ट के जिस जज के साथ ये ज्यादती होती है पहले तो उसे खुद करना चाहिए। वैसे आपकी बार तंजीमें, और आप पहले तो ऐसे नहीं थे? ऐसे ही थे हम शुरू से। बहुत शुक्रिया जी, आपने खुद कह दिया ऐसे ही थे। मतीउल्ला जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।